आप सबका मॉक टेस्ट जो है अच्छा गया होगा। तो आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो है फिज़िक्स के रिलेटेड। तो ई कैट मॉक टेस्ट में जो हमने फिज़िक्स देखी थी उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो हमारे पास था कि एक एयरप्लेन है जो कि 400 मीटर ड्यू नॉर्थ जाता है और 300 मीटर साउथ जाता है और फ्लाई करता है 1200 अपवर्ड्स। ओके, द नेट डिस्प्लेसमेंट इज, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमने निकालनी थी। तो इसमें सबसे पहले आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाने थे। तो नॉर्थ साउथ के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर ये वाली फिगर देखिए आप, यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ आ गया, ये हमारे पास नॉर्थ आ गया, यानी इस डायरेक्शन में नॉर्थ है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे जो हमारे 400 था वो हमने ये क्या किया कि ये जो टोटल है ए से लेकर बी तक, ये हमारे पास क्या है 400 है। ठीक है, तो क्या किया 400 वो ड्यू नॉर्थ गया, इस तरफ 400 गया और फिर 3 फ्लाइट्स 300 साउथ और फिर यहाँ से साउथ की तरफ आया 300। ठीक है, यानी कि सी पॉइंट पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए बी 400 आया, बी सी हमारे पास जो है बी सी 300 बैकवर्ड साउथ की तरफ आया, सी डी 1200, सी डी अपवर्ड जो हमारे पास डायरेक्शन थी वो सी डी और वो कितनी थी 1200 मीटर, और यानी कि ए सी जो हमारे पास बचा है वो ये टोटल 400 माइनस 300 यानी कि 100 आ गया। ठीक है, तो ए डी हमारे पास क्या हुआ, ए सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, यानी कि ए डी सिंपल हमें निकालना है तो हमें सीधा सीधा फार्मूला लगाना होगा, ए सी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर स्क्वायर रूट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1204, तो इसका करेक्ट आंसर 1200 मीटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये था कि रेजिस्टेंस इन आरसी सर्किट ऑफ टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड, यानी कि टी 2 सेकंड है। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके में जो गिवन होता है वो लिख लिया करें अपने पास या वो याद कर लें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टी 2 सेकंड है, 1000 ओम और आर जो है हमारे पास 1000 ओम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इन द सर्किट, सी की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला था वो हमारे पास आर सी का फार्मूला था, तो आर सी इज इक्वल टू टी होता है। तो टी यहाँ पर क्या होगा 2 सेकंड है, तो आर सी की आर की वैल्यू पुट की 100 आया और उसके बाद सी, तो जब 2/1000 है तो हमारे पास 0.22 2000 माइक्रोफैरड इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ई कैट के लिहाज से। ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, या तो यहाँ पर मोमेंटम दे सकता है या यहाँ पर और काइनेटिक एनर्जी मांग सकता है, या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देकर मोमेंटम मांग सकता है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना है कि जो वो मांग क्या रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो दिया हुआ था वो था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%, जो काइनेटिक एनर्जी है वो 20% इंक्रीज कर रही है, तो मोमेंटम पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी पता होना चाहिए, मोमेंटम का फार्मूला भी पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और मोमेंटम का फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, वी निकाला और वी की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। जब हम इधर से v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू p स्क्वायर ओवर 2m आ जाएगी। ठीक है, तो जब p इंक्रीज करेगा 20% तो k विल बी इंक्रीज, डेल्टा k इज इक्वल टू चेन इन k 2m ओवर p मल्टीप्लाई बाय 1.2 का स्क्वायर, तो 1.44 ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो वो डेल्टा k ओवर k मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमारे पास 44% जो है इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट एंड व्हेन दे आर मूव्ड क्लोजर टुगेदर सो दे आर नाउ ओनली 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसमें वो क्या कहता है कि जो आर की वैल्यू है वो पहले 4 सेंटीमीटर थी, बाद में वो कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, तो उसकी जो है फोर्स बिटवीन देम बताओ। तो हमने ये आंसर पढ़े और फिर हमने फार्मूला देखा कि हमारे पास एक कूलम्स लॉ था जिसके अंदर हम क्या देखते थे कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स जो है वो इन्वर्सली रिलेट करती है आर स्क्वायर से। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि नई फोर्स F' से और जो पुरानी फोर्स है वो हमारे पास F से है। ठीक है,
और नया जो रेडियस है वो आर डैश होगा और जो पुराना रेडियस है वो आर होगा। तो आर की वैल्यू हमारे पे 4 सेंटीमीटर थी, आर डैश की वैल्यू हमारे पे 1 सेंटीमीटर थी। तो इस तरह का जब भी आप रिलेशन बनाएंगे, जब भी इस तरह का रिलेशन बनाएंगे तो आप समझिए कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर f इज इक्वल टू 16f आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द क्यूब। ओके, वो कहता है हमने डेंसिटी मालूम करनी है। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मास में परसेंटेज एरर 0.25 है और डेंसिटी और जो परसेंटेज एरर है किस चीज में, लेंथ में, वो 0.50 है। ठीक है, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इसके लिए आपने क्या करना था, सिंपल रो इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम करना था। और मास और वॉल्यूम इनको जब आप परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखते हैं तो डेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, चेंज इन मास और m, और ये 3 जो है शुरू में आ जाता है, तो 3 डेल्टा एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी और यहाँ पर आपका 1.75 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन वो एमडी कैट के टेस्ट में भी दे चुका है, प्यास के टेस्ट में भी दे चुका है, एनईटी के टेस्ट में भी दे चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी मैंने नीचे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की हुई है, वो आप पढ़ लीजिएगा। डायग्राम शोन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है नियर अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज स्फीयर। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ए बी सी और डी आर शोन एट different position in field on which electron is direction of the force on the electron shown correctly। कहाँ पर correctly direction होगी, D की पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, C की नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है, ये पॉजिटिव की B जो है, मतलब B जो है हमारे पास ये इधर जा रही है और ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है और परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द डायरेक्शन, या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, तो इसमें जो हम असल में कहते क्या है कि the direction of electric field is the direction of force on the positive charge। Direction is from a positive charge towards the negative charge। It represents the force acting on the positive charge। A positive charge would be attracted toward a negative charge। Okay, तो पार्ट ए जो हमारा करेक्ट है उसमें क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन which has a negative charge will be attracted toward the positive sphere। ठीक, बी पार्ट क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि नॉट टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ओके, सी पार्ट में क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इट्स नॉट अ टेंजेंट। सिंस लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास वो वेलोसिटी का था। सिंपल इसमें ये करना था कि कार जो है स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जो कवर कर चुकी है डिस्टेंस x विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एंड द सेम डिस्टेंस विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ v2। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 16 मीटर पर सेकंड देन v2 निकालना था और v1 दिया हुआ था। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि गिवन लिख लेना है, तो गिवन हमारे पास v1 है जो कि 10 मीटर पर सेकंड है और एवरेज स्पीड जो हमारे पास v है वो कितनी है, 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड भी हमारे पास इज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 आया और जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल v2 की वैल्यू आ जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि ये पेपर बहुत लेंथी था, बहुत लेंथी था, तो इसमें टोटली 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सोचने वाले थे जिन पे मैं सोच समझता हूँ कि कम से कम 7 से 8 मिनट लग सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन इजीली माइंड में सॉल्व होने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लेजर इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ डबल स्लिट। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यहाँ भी एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कहता है कि लेजर एमिट्स अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेजर जो है एमिट कर रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 670 हर्ट्ज। इफ द लेजर इज रिप्लेस्ड बाय लेजर एमिटिंग बाय लेजर एमिटिंग रेड लाइट, देन कि वो कहता है कि अगर लाइट जो है वो रेड लाइट से रिप्लेस कर दी जाए तो बेसिकली उसका क्या हो जाएगा, तो उसका क्या फ्रिंज सेपरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो डिपेंड कर रही होती है वेवलेंथ पे। ठीक है, तो रेड लाइट की जो है वो बहुत बड़ी जो है वेवलेंथ होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जब वो लेजर
जैसे रेड लाइट में जाएगा तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, फर्दर अपार्ट, ये मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि ये फिगर थी और उसमें रेशो दी हुई थी 1T एंड 2Ts। तो ये 3 किलोग्राम था, 12 kg था और 15 kg था। फोर्स लग रही थी 30 डिग्री पर। ठीक है, तो वो रेशो बतानी थी हमें। तो मास क्या है इसका, फिगर में हम मास देखते हैं कि मास 12 kg है जो हमारे पास। जब भी आपको पास इस तरह का कोई मोमेंटम वाला या टेंशन वाला या इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने सोचना है कि मैंने कहीं पर इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी थी, मैंने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, मैंने टॉर्क के बारे में पढ़ा था। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें से बहुत ज़्यादा जो है आपके पास न्यूमेरिकल्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पर फोर्सेस अप्लाई करनी है और वहाँ पर देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो 12 kg वाले मास पर सबसे पहले देखें तो T1 इस तरफ लग रही है, T2 इस तरफ उसको खींच रही है। ठीक है, तो इन मासेस पे आप जब भी फोर्सेस देखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें तो जो 3 kg है सिर्फ उस पर 1 फोर्स लग रही है, वो T2 है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस वाले में आप देख करके आप कहेंगे कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 12 है, 12 इंटू ए। और LPG 3 kg में आप लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है कि T2 इज इक्वल टू 3 kg और ए इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपके पास 3 kg 3A आ गया है तो आप क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, तो ये T2 से कट जाएगा और T1 हमारे पास 15A आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि T1 ओवर T2 इज इक्वल टू 15A ओवर 3A, और यहाँ से आपके पास 5/1 रेशो आ जाएगी, जो आपने यहाँ पर करेक्ट कर देना है, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्रिकेट बॉल ऑफ मास 50 kg m 150 kg आ गया, इज मूविंग विद वेलोसिटी v हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड आ गई, हिट बाय अ बैट सो दैट द बॉल इज टर्न बैक विद वेलोसिटी v जो है v u हम इसको लिख देते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड है, या इसको v लिख लें। मतलब इनिशियल ये और फाइनल में आपके पास कोई ना कोई फर्क होना चाहिए। ठीक है, इफ ड्यूरेशन ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट इज 0.01 सेकंड द इम्पल्स, तो यहाँ पर इम्पल्स का क्वेश्चन आ गया। इम्पल्स में वो आपके पास मोमेंटम के कंसेप्ट भी क्लियर करेगा, वो आपके डिफरेंट कंसेप्ट्स को चेक करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि मास आपने गिवन लिख लेना है, यू जो हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास, फाइनल स्पीड ऑफ द बॉल v हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। इम्पल्स देखना है तो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हियर एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड माइनस, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये माइनस है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इम्पल्स फाइनल मोमेंटम आप मालूम कर लें, इनिशियल मोमेंटम मालूम कर लें, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 4.8 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन मुझे पता है कि स्टूडेंट ने यहाँ पर भी गलती की होगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आर मालूम करना था इस ग्राफ, इस फिगर को देखकर। तो इसमें आर पता है, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स ने क्या करते हैं, स्टूडेंट ने ये दोनों पहले पैरेलल में इन दोनों को जोड़ा होगा, पैरेलल में इनकी रेजिस्टेंस निकाल ली होगी, और फिर इन दोनों को जो है आपस में सीरीज में निकाल कर आर निकाल लिया होगा, जो कि उनकी 8 ओम जो 4 ओम आ गई होगी। तो वो बहुत खुश हो गए होंगे और उन्होंने ऑप्शन सी लगा दिया होगा, लेकिन उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फिर वो मेरे से पूछेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये तीनों जो है पैरेलल में थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 1 ओवर आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर 0 प्लस 1 ओवर आर 1, सिंपल, इसका आंसर आ गया आर इज इक्वल टू 8/3, तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द डायग्राम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज प्लॉटेड टाइम विद अगेंस्ट द टाइम, व्हाट डज द लेंथ पी आर लेंथ का क्या मतलब है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिसको मुझे पता है कि लोगों ने गलत किया होगा, लोगों ने इसको हाफ द फ्रीक्वेंसी किया होगा, लेकिन ये बेसिकली हाफ द पीरियड है, क्योंकि 1 पीरियड यहाँ पर वो पीरियड को डिफाइन कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक पीरियड बनता है। ठीक है, तो ये हाफ पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्रॉम अ गन a man fires 240 bullets per minute
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन वो लाजमी देता है जो कि आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दें, ठीक है। विद 360 किलोमीटर पर हावर इफ द ईच वेट 20 ग्राम द पावर ऑफ द गन, आप सोचने लग जाएंगे कि पावर का तो ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है, मैं पावर कहाँ से निकालूं। तो इसका सिंपल फार्मूला ये था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फायर बुलेट ओवर टाइम करना था। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी n मल्टीप्लाई बाय हाफ एम वी स्क्वायर थी। तो अब आपके पास सारा कुछ पड़ा है, m भी पड़ा है, v भी पड़ा है। तो आपने क्या करना है, t भी आपके पास पड़ा है। तो सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। जब आप वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपके पास जो आप आंसर आएगा वो 600 वाट आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द स्टेशन। देखें डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये वो टॉपिक है जिनका मैं बता रहा हूँ कि इनमें से क्वेश्चन लाजमी आए हुए हैं, ठीक है। An observer moves towards a stationary source of sound with velocity 1/5. The velocity of sound, what is the percentage increase in the apparent frequency? तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स। तो मूव टुवर्ड्स जब भी आएगा तो आप लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो अपर एंड पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वो कह रहा है कि वी नॉट 1/5 है। तो यहाँ पर वी नॉट इज इक्वल टू वी ओवर 5 आ गया। तो 6/f0 आ गया। तो फिर जब हम अपर एंड फ्रीक्वेंसी में इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर फाइनल। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 जब करेंगे तो 20% आंसर आ चुका होगा, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एंगुलर या सर्कुलर मोशन के इतने कंसेप्ट क्लियर कर देता है जिसके आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। इसमें आपकी मैथमेटिक्स यूज होती है, इसमें आपके डिफरेंट कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन वो लाजमी देना चाहता है कि वो ऐसे क्वेश्चन देना चाहता है कि जिससे आपका पूरा चैप्टर एवेलुएट हो जाए, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि a solid sphere is rotating about a diameter due to increase in room temperature. Its volume increases by 5% if the no external target the angular speed. तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि एंगुलर स्पीड मालूम करनी है और इंक्रीज क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर और इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब आप सोचने बैठ जाएंगे कि एल का तो फार्मूला था आई ओमेगा, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैंने आगे क्या करना है। तो क्या करना है, आपने यहाँ से सॉलिड स्फीयर को उठाना है कि सॉलिड स्फीयर भी कोई चीज दी हुई थी, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा कि सॉलिड स्फीयर का फार्मूला है एल का 2/5 mr² ओमेगा, तो आपको आगे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि चले कुछ ना कुछ तो मेरी लेंथ तो आ ही रही है ना, चले आगे मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने ओमेगा निकालना है, दोनों को ओमेगा निकाल के आपके पास ये इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि वॉल्यूम का आपको फार्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, v = 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आपने आर क्यूब या आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, आर स्क्वायर। तो आप कोशिश करें कि आर स्क्वायर ही निकाल लें, ठीक है। आर स्क्वायर निकालने के लिए आप जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3v और 4 की पावर 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है तो अब आपने ये भी वहां पुट करनी है। जब आप ऊपर वाले फार्मूले में आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये डेरिवेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस होल एक्सरसाइज का ये है कि आपको रिलेशन का पता चल जाए कि एंगुलर वेलोसिटी और वी या वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, ठीक है। इसलिए ये चीज मैंने नीचे लिख भी दिया है कि इस वाली जो एक्सरसाइज का काम ये है कि आपको ओमेगा और इसका रिलेशन पता चल जाए वॉल्यूम का, ठीक है। तो आगे आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों का एंटी लॉग लेना है, सॉरी लॉगरिथम लेना है। तो अब क्या करते हैं कि ln ऑफ ओमेगा लेंगे और ये ln ऑफ c और ln ऑफ v प्लस, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो लॉगरिथम की एक प्रिंसिपल है कि वो प्लस आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये शुरू में आ जाएगा और ये 1/v, ये 1/ओमेगा, और डिफरेंशिएट भी हम इसे करेंगे क्योंकि अगर आपको पता है कि ये वाला रिलेशन है तो आपको ये सारी डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डी ओमेगा बटा ओमेगा इज इक्वल टू -2/3 डी वी और वी करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो -1/3% इसका आंसर आएगा, जो कि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो ओमेगा डिक्रीज कर रहा है। तो तब यहाँ से आपको पता चले जाएगा कि डिक्रीज बाइनरी।
ये वो क्वेश्चन था जिसके बारे में मैं कह रहा था कि ये दो क्वेश्चन है, एक ये है, एक आगे आएगा जिन पे आपको सोचना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन पे लाजमी 3-3 मिनट दोनों पे लगेंगे, यानी कि 6 मिनट यहाँ पर लगेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपका 35 मिनट पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पीवी, अब देखें वो अगले पिछले क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन वो ये करेगा कि अगले क्वेश्चन को इतना शॉर्ट रखेगा कि वो मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि स्टेट ऑफ 5 ग्राम है, प्रेशर पी है, टेम्परेचर टी है, तो ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम क्या होगा, तो सिंपल आपने इक्वेशन लगानी थी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आपको एन का पता है, एम ओवर मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। ये भी थोड़ा टेक्निकल सा था, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं था कि आपको इस पे बहुत ज़्यादा समझना पड़े। तो 5 ओवर 32, तो सिंपल ये इसका ये आंसर था। ये मैक्सिमम 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, क्योंकि उसने पिछले क्वेश्चन को भी इसी क्वेश्चन में कवर करना था, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर इज डबल्ड द कैपेसिटेंस इज, तो इसका भी उसने सिंपल एरिया ऑफ प्लेट्स का या कैपेसिटेंस का जो सिंपल फार्मूला था वो ये था कि एप्सिलॉन ए ओवर डी, यानी कि एप्सिलॉन आपके पास परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक था। ये वो है जिसमें से आपको एमसीक्यूज बहुत सारे पूछेगा कि डबल हो जाता है, अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो क्या होगा, अगर सेपरेशन डबल हो जाए तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा तो डी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरा एक रूल है कि जब तक आप फार्मूलों को रिप्रोड्यूस करना नहीं सीखेंगे तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इंटी टेस्ट में जब आपको वही बंदा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है जो फार्मूलाज को रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो फार्मूलाज को रिप्रोड्यूस करना सीखें, फार्मूलाज से चीजें निकालें, फार्मूलाज से 6 और फार्मूले बनते हैं तो वो बनाएं। यहाँ पर अगर 4 रिलेशन है तो यहाँ पर 4 रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ से 10 क्वेश्चन बना सकता है इसी फार्मूला से, ठीक है। तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब ये डबल होगा तो वो भी हमारे पास डबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एंट्री टेस्ट में अक्सर लोगों को तंग करते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन से, ठीक है। लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या दिया हुआ था कि जो लेंथ थी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2.4 m थी, और हॉरिजेंटली पिवट हुआ था जो यहाँ पर पिवटेड है, ठीक है। और वेट्स जो है वो 2 पॉइंट्स पे अप्लाई हो रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कपल इज अप्लाइड कर रहा है। व्हाट इज द टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ द कपल, तो टॉर्क और डायरेक्शन ऑफ द कपल निकालनी थी। उसने ये भी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी 2.4 टोटल है, तो इसका पिवट कहाँ पर होगा, 1.2 पे, ठीक है। यहाँ पर इसका 1.2 होगा पिवट, यानी कि यहाँ पर 1.2 होना चाहिए, ठीक है। और 1.2 होगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 0.8, ठीक है। और 0.8 इसने ये कट कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना बाकी बचेगा, 0.4, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि नेक्स्ट सबसे पहले आपने पिवट देखना है, और अप्लाई करने से पहले आपने मोमेंटम दोनों तरफ के चेक कर लेने, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जो मोमेंटम है वो क्या था, 300 मल्टीप्लाई 1.2 माइनस 0.2, 1.2 में से 0.8, ये वाला माइनस किया इसको इसके साथ, क्योंकि आपने जहां पर भी वो बैलेंस करना है वहां से वहां तक। ये मैं एक रूल बताता हूँ इस इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने का, कि आप लोग पिवट निकाल लें, और जहां पर वो इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं तो वहां पर वो कर लें, ठीक है। वहां से आप लोग फोर्सेस निकालना शुरू कर दें, पहले इसकी निकालें फिर इसकी निकालें, ठीक है। यानी कि 2 से ज़रब 0.8, 3 से ज़रब 0.4 जब आप करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम कितना होगा, 2 से ज़रब सॉरी ये तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हम देख रहे थे पार्ट 1 में। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि आपने सबसे पहले क्या करना है, कपल मालूम करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मालूम करने के लिए फर्स्ट वाले 1.2 माइनस 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, और एंटी क्लॉकवाइज को 200 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ठीक। और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम आपके पास कितना आ जाएगा, 160 माइनस 120, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन मीटर। ओके, द टॉर्क इज, ये कैलकुलेशंस आप कर लीजिएगा जैसे आपको फिजिबल लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/4 ऑफ द स्प्रिंग हैविंग लेंथ 1 इज कट ऑफ देन व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस तरह का आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें वो लेंथ भी कट कर सकता है, इसमें वो रेजिस्टेंस भी कट कर सकता है, इसमें वो इंडक्टेंस भी कट कर सकता है,
वो कैपेसिटर्स को भी 2 में डिवाइड कर देता है, वो बहुत काम कर सकता है, जो उसकी मर्जी आएगी वो वही करेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ों को ज़रा ज़हन में रखना है। तो जब भी स्प्रिंग काट हो तो आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, K1 L1 K2 L2। तो यहाँ से आप जब L1 निकालेंगे तो आपके पास K2 की वैल्यू 4K/3 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द इंक्रीज इन पीरियोडिक टाइम ऑफ द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 ऑसिलेशन में आ गया है। सिंपल पेंडुलम के बारे में वो डिस्कस कर रहा है थोड़ा सा। वो कहता है पीरियोडिक टाइम, यानी कि यहाँ पे कहीं पे टाइम पीरियड भी यूज हो रहा है, ठीक है। व्हेन इट्स लेंथ इज 20, वो एल भी आ गया। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि टाइम पीरियड का वो फार्मूला कौन सा है जिसमें लेंथ यूज हो रही है। तो 2πL/g ये वाला फार्मूला था 10 का, ठीक है। तो वो यहाँ पर के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो हम सिर्फ लेंथ को देखेंगे, ठीक है। तो T'/T ये वाला फार्मूला मैंने बना लिया। और अब ये सोच लें कि मतलब 20 है तो वो 21% इंक्रीज हो रही है, तो वो 121 हो जाएगी L', ठीक है। 121/100, तो ये 11/10 आ गया। तो 1/10 इसका परसेंटेज में 10% आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अ स्टेशनरी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज आर फाउंड इन एयर, ठीक हो गया। 200 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी है वो एयर में फॉर्म हो रही है। इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज, वेलोसिटी जो है हमारे पास 300 मीटर पर सेकंड है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो एंटीनोड्स के दरमियान, ओके। करना ये है सिंपल के आपने वेलोसिटी लिख लेनी है और फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। सिंपल v = f लैम्डा वाला फार्मूला लैम्डा लगाना है और यहाँ पे 360/200 1.8 आ जाएगी आपके पास वेव लेंथ, ठीक है। तो 2 एंटीनोड्स निकालना है, तो वेव लेंथ ओवर 2 करें 1/8/2 करें तो 0.9 आ जाएगा। अब मैक्सिमम लोग होंगे जिन्होंने यहाँ से 1.8 निकाला होगा और खुश होकर 1.8 लगा लिया होगा, लेकिन उनके ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक और है तो जो कि towards stationary velocity 1/5 of the velocity, what is the percentage increase in the apparent frequency। ये पहले भी शायद हम कर चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से है, मतलब ये और तरीके से भी बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप वोल्टेज सोर्स एज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RS सप्लाइड पावर RL है, द पावर डिलीवर्ड टू द लोड, लोड को पावर कितनी डिलीवर होगी, ठीक है। पावर y एक्सिस पे है, तो इसका जो है सिंपल एक ग्राफ होता है जो कि इस टाइप का होता है, जो कि डी आंसर है, ठीक है। ये ग्राफ तीनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वायर्स हैं जो कि सेम मटेरियल से बनी हुई हैं जिनकी इक्वल लेंथ है, ठीक है। मटेरियल सेम यानी कि डेंसिटी ρ1 = ρ2, ठीक है। देयर रेडियाई आर इन रेशियो ऑफ, उनकी इक्वल लेंथ है L1 = L2, ओके हो गया। देयर रेशियो और जो रेडियाई की रेशियो है वो 1:2 है। ऑन स्ट्रेचिंग ईच ऑफ द टू स्ट्रिंग्स द रेशियो बिटवीन, देखें आधा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व हो गया, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना था कि फ्रीक्वेंसी को 1/√R2 के बराबर था, तो आपने क्या करना था कि ये इन्वर्सली जो रिलेशन था इसको आपने F1 और F2 की फॉर्म में लेना था और R2/R1 कर देना था, यानी कि 2/1 कर देना था। अब मैक्सिमम लोग इस पर खपते रहे होंगे, पता नहीं कितने स्ट्रेसेस के और पता नहीं कितने स्ट्रेन के फार्मूले लगाते रहे होंगे डिफरेंट, और फिर भी उनको पता नहीं चल रहा होगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो कहाँ से निकालें। तो सिंपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी थी जो कि 2:1 थी, नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन जंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर ये डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट आ गया। द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंग अकर्स, जो सेंटर है ब्राइट फ्रिंग का वो कब अकर होता है, वेयर द वेव्स फ्रॉम द डिस्टेंस दे ट्रेवल ऑफ मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल किस चीज़ का होते हैं, हाफ वेव लेंथ का, हाफ ऑफ द वेव लेंथ, फोर्थ 3/4 ऑफ द वेव लेंथ, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन सिंपल वेव लेंथ था कि वो वेव लेंथ का मल्टीपल होता है, तो इनमें से कोई नहीं था, तो वो नन ऑफ अब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ गुड स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न द स्लिट विड्थ वुड बी, ए वाला तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। λ/10 ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। λ/104 ये तो और भी ज़्यादा कम हो गया, तो 10 लैम्डा ये हमें फिजिबल लग रहा है। ये क्वेश्चन सिंपल देखते ही हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन था जो कि आपके 4 मिनट लेगा, लाजमी लेगा, ठीक है। लेकिन वो आगे या पीछे भी उसने 2 क्वेश्चन दिए हैं,
ताकि दरमियान वाले क्वेश्चन का टाइम पूरा हो जाए और आगे भी वो एक क्वेश्चन देगा जो इसी से रिलेटेड होगा, इसी तरह का एक क्वेश्चन होगा जो कि आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ यूं था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज और हाइट के सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। वो कहता है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जो कि 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, जिसका एंगल क्या है 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ किया गया। ठीक है, हमने ये वाली डायग्राम साथ साथ बनाते जाना है। The angle made of the line joining point of the projection with the point of maximum. मैक्सिमम यहाँ पर पॉइंट था, तो ये वो लाइन है जो कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर ये था कि लोग सोच रहे थे कि हाँ एच मैक्सिमम के फार्मूले में कहीं पर वो आ रहा है टेन आ रहा है ना, कहीं पर कॉज आ रहा है ना, कहीं पर सिर्फ साइन आ रहा है। साइन को हम कैसे मतलब उल्टा सीधा करेंगे हमारे पास आंसर आ जाए। लोग खपते रहे, मैं भी देखता रहा कि यार मैं भी इसको कैसे सॉल्व करूं, लेकिन इसका सिंपल फार्मूला यही था कि आपने इसकी अगर जिसने भी इसकी ये डायग्राम बना लिया तो उसके लिए मैक्सिमम 2 मिनट का क्वेश्चन है। मैक्सिमम आई सेड 2 मिनट का क्वेश्चन है जिसने ये डायग्राम क्वेश्चन को पढ़ते ही बना लिया। ठीक है, तो रेंज बेसिकली रेंज और एच मैक्सिमम का डिफरेंस आ रहा था, तो ये टोटल होती है हमारे पास रेंज, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो r/2 होता है। ठीक है, करना ये था कि आपने सिंपल ये वाली चीज मालूम करनी थी, तो एच मैक्स ओवर r/2 करना था, टेन थीटा का फार्मूला आ गया। तो यहाँ से आपने एच मैक्स निकालनी है। एच मैक्स में जब आप थीटा की वैल्यू वी और जी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 5/4 आ जाएगी। सम 10 आपके पास वेलोसिटी दी हुई है, एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री। तो एक टेबल होता है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये वो टेबल है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इस टेबल में क्या हो रहा है कि आपने टेबल्स ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये वाला टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज का याद रख लेना है। ठीक है, ये याद करना लाजमी है क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये वाला टेबल लाजमी आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपके पास एच मैक्स निकालना था और यहाँ पर थीटा 30 डिग्री पुट करके सिंपल आपने वही फार्मूले से यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी, और आर का भी आपने निकाल लेना था जो कि 5/3 आना था। तो आपने सिंपल करना यही था, इस वाले फार्मूले में टेन थीटा वाले फार्मूले में आपने सिंपल थीटा निकालना। ठीक है, तो इस पे 4 मिनट लग सकते हैं आपके। तो वो नीचे वाले क्वेश्चन में इस चीज़ को सॉल्व कर रहा है कि वो कहता है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड v नॉट है और एंगल थीटा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दी। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन को सिंपल देखकर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रेस इज ए सिलेंड्रिकल रॉड। सिलेंड्रिकल रॉड, ओके, याद रख लें ध्यान में कि सिलेंड्रिकल रॉड की बात हो रही है, इंक्रीज कर रहा है 65%। देन द स्ट्रेन इज, तो स्ट्रेन कितनी होगी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो आपस में है डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो जितनी स्ट्रेस होगा तो उतना ही स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पर इन दो सवालों में उसने आपका टाइम कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा, इंक्रीज बाय 60%। ठीक है, चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, सी यानी कि आपके पास चार्ज आ गया 2 माइक्रोकूलम, मूव्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, इन द डायरेक्शन 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया, ये डायरेक्शन आप याद रख लें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है वेलोसिटी। तो द फोर्स दैट विल, तो यहाँ पर सिंपल जीरो, ये क्वेश्चन इतना कोई लेंथी नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किस तरह से आप कर सकते हैं। क्या आपने करना ये है सिंपल कि आपको फार्मूला पता है फिजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी और बी आपस में एक ही डायरेक्शन में है, तो वी क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 थी, तो सिंपल जब थीटा 0 तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो फोर्स भी आपके पास 0 आ जाएगी। क्वेश्चंस कोई इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, डिफिकल्टी लेवल इनका मीडियम था, यानी कि कुछ डिफिकल्ट थे जो आपके टेस्ट ले सकते थे, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करने चाहिए लाजमी, इन पे प्रैक्टिस भी करनी चाहिए आपको लाजमी। ये था आपका फिजिक्स का मॉक टेस्ट।
ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।